अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रेजिंग एनालॉजिकल आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के बारे में तो आपको पता है कि क्या होता है। इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स प्रपोजिशंस दैट एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस। उससे कोई मतलब निकलता है, ठीक है। और व्हाट इज एन एनालॉजिकल आर्गुमेंट? एनालॉजिकल आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट बाय एनालॉजी, वो आर्गुमेंट जो कि एनालॉजी को यूज करके अपने इंफ्रेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करता है या प्रेमिसेस में से कंक्लूजन को ड्रॉ करने की कोशिश करता है। इन एन आर्गुमेंट बाय एनालॉजी कंक्लूजन इज क्लेम्ड। एक कंक्लूजन को आप क्लेम करते हैं कि ये बात ऐसी है, टू डिपेंड ऑन, दैट डिपेंड्स ऑन एनालॉजी, ठीक है, जो किसी एनालॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। एनालॉजी क्या होती है? जो आप कंपैरिजन करते हैं किसी दो चीजों में किसी सिमिलैरिटी की बेस पे, ठीक है, बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ, ह्यूमंस कैन मूव अबाउट, सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशंस, विन चेस गेम्स एंड फील पेन। ह्यूमंस जो है वो क्या कर सकते हैं? वो मूव कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और चेस गेम्स खेल सकते हैं और विन कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो दर्द या पेन जो है उसको फील कर सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? एंड्रॉइड्स, जिस तरह फोन्स हो गए या लैपटॉप्स वगैरह हो गए, आर लाइक ह्यूमंस इन दैट दे कैन मूव अबाउट। वो क्यों इंसानों की तरह होते हैं? क्योंकि वो मूव भी कर सकते हैं इंसानों की तरह, सॉल्व मैथमेटिकल या मैथ्स इक्वेशंस, जो मैथ की इक्वेशन होती है वो भी सॉल्व कर सकते हैं इंसानों की तरह, एंड कैन विन चेस गेम्स, और वो विन भी कर सकते हैं चेस गेम्स। दस, इसलिए हम इसमें से ये इन्फर कर रहे हैं दैट इट इज प्रोबेबल, कि मतलब इसके चांसेस है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस दैट एंड्रॉइड्स टू कैन फील पेन, कि उनको भी दर्द होता होगा, क्योंकि वो बाकी तमाम चीजें वैसी करें जैसे इंसान कर रहे हैं। तो क्योंकि इंसान दर्द फील कर सकते हैं इसीलिए एंड्रॉइड्स भी दर्द को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी। अब अगर आपने अप्रेस करना है, मतलब आपने इवेल्युएट करना है या आपने देखना है कि कितना सही है या कितना गलत है, या उसका कितना, वो कितना पावरफुल है या कितना इफेक्टिव तरीके से आपने इन्फ्लुएंस निकाला है किसी एनोलॉजी की बेस पे, किसी एक चीज की बेस पे दूसरी चीज के ऊपर अप्लाई करके, तो उसको अप्रेजल कहते हैं, ठीक है। तो सम एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर मच मोर कॉगेंट देन अदर्स। एक से ज्यादा दूसरा ताकतवर हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो नो आर्ग्यूमेंट्स बाय एनालॉजी कैन बी डिडक्टिवली वैलिड। कोई भी आर्ग्यूमेंट जो आप थ्रू एनालॉजी कर रहे हैं वो डिडक्टिवली वैलिड नहीं होता, बल्कि वो आपको पता है कि हमने डिडक्टिवली में कहा था, डिडक्टिवली वो वैलिड हो ही नहीं सकता। बट सम सच आर्ग्यूमेंट्स यील्ड कंक्लूजंस दैट आर प्रोबेबली ट्रू, लेकिन ट्रू हो सकता है, नॉट बाय डिडक्टिवली वैलिड नहीं, लेकिन ट्रू हो सकता है, वेयर एज अदर्स आर वीक इंडीड। तो कोई स्ट्रांगली जो है डिड्यूस हो जाते हैं या इंड्यूस हो जाते हैं, और दूसरे जो है वो थोड़े वीक होते हैं। एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर इवैल्यूएटेड। आप उनको इवैल्यूएट किस बेस पे करते हो, या आप उनको परखते किस बेस पे हैं, एज बेटर और वर्स, क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। किस पे डिपेंड करता है? कि कितने हद तक, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कितने फीसद या कितनी हद तक, with which relying on the premises they put forward, के उनका जो कंक्लूजन है वो अपने प्रेमिसेस पे कितना रिलाई कर रहा है, अपने रिलाई करते हुए कितने बेहतर तरीके से वो उसके ऊपर उसमें से इन्फर हो रहा है। द कंक्लूजन में बी अफर्म्ड, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन को हम अफर्म कर रहे होते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेमिसेस। इस वजह से हम कहते हैं कि वो कितना ज्यादा उसमें से अफर्म हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, और कितना कम वो उसके अंदर से इन्फर हो रहा है तो वो उतना वीकर होगा। ठीक हो गया। तो अब suppose you choose to purchase a given pair of shoes because other pairs like it have given you satisfaction in the past. In this case, analogical arguments have been relied on. ठीक है, आप एक जूते खरीदना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक पेयर ऑफ शूज खरीदना चाह रहे हैं, और वो आप क्यों खरीदना चाह रहे हैं? क्योंकि उसी तरह के पहले जब आपने खरीदे थे तो उन्होंने आपको बहुत सेटिस्फाई रखा था या सेटिस्फैक्शन दी थी, तो इस वजह से आप ये खरीद रहे हैं ऑन बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस विद द सेम पेयर। ठीक है, उसी पेयर ऑफ शूज के या उसी ब्रांड के या उसी तरह के शूज पहले आप ले चुके हैं, और उस एक्सपीरियंस की बेस पे
आप क्या कह रहे हैं कि अब आप ये नहीं ले रहे हैं। टू अप्रेज द स्ट्रेंथ ऑफ देयर सैंपल आर्ग्यूमेंट, जो आपका सैंपल आर्ग्यूमेंट है, मतलब जिसकी बेस पे आप अगले आर्ग्यूमेंट को ट्रू करार दे रहे हैं या ये जूते खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ को आपने देखना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड इंडीड ऑल एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स 6 क्राइटेरिया में बी डिस्टिंग्विश। तो इसके लिए आपको 6 चीजों को, 6 क्राइटेरियाज हैं, 6 क्राइटेरियंस है इसके, अच्छे क्राइटेरिया है। क्राइटेरियन जो है सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया जो है प्लूरल होता है। तो 6 क्राइटेरिया में भी डिस्टिंग्विश। तो 6 चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। पहला क्या है, नंबर ऑफ, चले जाते हैं डायरेक्ट, नंबर ऑफ एंटिटीज के अंदर इसकी एंटिटीज कितनी है। द लार्जर द नंबर ऑफ एंटिटीज दैट इज द केसेस इन आवर पास्ट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्गर द आर्गुमेंट। मतलब जितना आपका पास्ट में जितने ज्यादा आपके पास इंस्टेंसेस रहे हैं या आपके पास एग्जांपल्स रहे हैं कि आपने जूते खरीदे थे और वो अच्छे रहे हैं। अगर एक दफा खरीदे थे तो वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर आपने 10 बार वही जूते खरीदे हैं और 10 की 10 बार आपको वो अच्छे लगे हैं या आप उससे सेटिस्फाई रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ एंटिटीज ज्यादा होने की वजह से आपका केस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। आपका जो आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक हो गया। नंबर सेकंड क्या है, इसका एग्जांपल आप पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको बताया है यही चीज इसके अंदर कह रहे हैं। चलिए एग्जांपल पढ़ लेते हैं। Having the example of shoes, if I have repeatedly purchased shoes just like those, कि अगर मैंने repeatedly मतलब एक से ज्यादा बार खरीदे हैं, I may reasonably suppose that the next pair will be as good as the ones worn earlier. तो मैं ये मेरे पास रीजन है इसका कि मैं ये सोचूं कि हाँ जो अगला पेयर जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ या जो मैं लेने जा रहा हूँ वो भी उतना ही अच्छा होगा जितने मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस, मतलब सेवरल एक्सपीरियंसेस, मतलब ज्यादा एंटिटीज। ठीक है, one experience is equal to one entity, so more experiences would be equal to more experiences, sorry, more entities of the same kind with an item of just the sort that will support the conclusion, क्योंकि आप ज्यादा दफा खरीद चुके हैं इस वजह से आपका conclusion को support करेगा, that the purchase will be satisfying। अच्छा ठीक, इसको हम अंदर करना चाह रहे हैं, इसके नीचे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, each instance may be thought of as an additional entity। हर दफा जब आपका एक और एक्सपीरियंस होता है अच्छा, तो वो हर दफा एक न्यू एंटिटी ऐड हो जाती है। सो द नंबर ऑफ एंटिटीज इन द फर्स्ट क्राइटेरियन इज इवैल्यूएटिंग एन एनालॉजिकल आर्गुमेंट। तो जितनी ज्यादा एंटिटीज होंगी, जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे आपके पास्ट के, उतनी आपकी जो है वो एनालॉजिकल आर्गुमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसको हम डिडक्टिवली वो नहीं कह रहे, वैलिड नहीं कह रहे, हम इसको ट्रू, इसको हम स्ट्रॉन्ग या वीक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, फिर सेकंड क्या, वैरायटी ऑफ इंस्टेंसेस इन द प्रीमिसेस। अब जो आपके इंस्टेंसेस कहते हैं जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, या एक वक्त को या एक एग्जांपल का इंस्टेंस कहते हैं, तो जितनी उसमें वैरायटी होगी उतना ही आपका प्रीमिसेस स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल, द मोर डिसिमिलर द इंस्टेंसेस, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस थे वो जितने मुख्तलिफ थे और उसके बावजूद वो जूते अच्छे रहे हैं, तो उतना ही आपका जो एनालॉजिकल आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग आएगा। कैसे, देखिए, if my previous purchases of those shoes had been from both the department store and the specialty store, कि मतलब आपने स्पेशल स्टोर से भी खरीदा है, ठीक है, नाइकी के शूज है वो आपने डिपार्टमेंटल स्टोर से भी खरीदे। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, जहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और एक स्पेशलिटी स्टोर क्या होता है जहाँ पे कोई एक खास चीज मिलती है। तो आपने डिपार्टमेंटल से भी खरीदा था तो भी अच्छा था, जब आपने स्पेशलिटी स्टोर से खरीदे थे वो वाले शूज तो भी अच्छे थे। एंड हैड बीन मेड बोथ इन न्यूयॉर्क एंड कैलिफोर्निया, और एक नाइकी शूज जो है कैलिफोर्निया, वो मेड इन कैलिफोर्निया थे और दूसरे मेड इन न्यूयॉर्क थे, और दोनों अच्छे थे। एंड बाय बोथ मेल ऑर्डर एंड डायरेक्ट से, जो आपने डायरेक्ट दुकान से जाके खरीदे थे और जो आपने मंगवाए थे, ऑर्डर किए थे। आई मे बी कॉन्फिडेंट, अगर इन तमाम केसेस में, जो कि तमाम दूसरे से मुख्तलिफ केसेस हैं और जूते सिर्फ उसके अंदर सेम है, अगर तमाम केसेस में, तमाम इंस्टेंसेस में वो चीज सेम रही है, I may be confident that it is the shoes themselves and not the seller that accounts for my satisfaction। तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये जो शूज हैं ये बजाते खुद बेहतर है, ना कि जहां से मैंने खरीदा है या जहां पे मेड इन कैलिफोर्निया थे या मेड इन न्यूयॉर्क थे वो, या जिस स्टोर से मैंने खरीदा है या जिस तरह मैंने इसको मंगवाया है, चाहे मैंने डायरेक्ट खरीदा है या चाहे मैंने मेल ऑर्डर किया, इन तमाम वजह से नहीं, बल्कि शूज जो है themselves they are very good, they account for my satisfaction, और उनकी वजह से मैं सेटिस्फाई हूँ। इसीलिए आप क्या हो जाएंगे, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपकी एनालॉजी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर है थर्ड वाला जिसका क्राइटेरियन है, वो क्या है,
नंबर ऑफ सिमिलर रिस्पेक्ट्स। अब आपकी एनालॉजी में और जो आपका केस एक्स है और जो केस वाई है, केस एक्स वो है जो आपके एक्सपीरियंसेस थे और केस वाई वो है जो जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस पे भी वो चीज लागू होती है। तो अगर इनमें जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट्स कहते हैं क्या कहेंगे उसको, एस्पेक्ट्स को कहेंगे, या जितने ज्यादा पहलू जो है ना जितने ज्यादा सिमिलर होंगे उतना ही आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी। सही हो गया? So the greater the number of respects in which the entity in the conclusion is similar to the entities in the premises, the more probable is the conclusion. तो उतना ही ज्यादा आपका conclusion probable होगा, उतना ही ज्यादा आपकी chances या आपका उतना analogical जो वो है argument है वो strong होगा। ठीक हो गया? जैसे कि among the instances in the premises there may have been various similarities. For example, shoes were of the same style उनका सेम था दोनों का, इसलिए जैसे आप कह रहे हैं पुराना वाला स्टाइल भी ऐसा था और अब वाला स्टाइल भी ऐसा है, तो कंफर्टेबल होंगे। हैड द सेम प्राइस, या उनकी प्राइसेस दोनों की सेम थी, तो आप कहते हैं पिछले वाले की भी इतनी प्राइस थी तो वो अच्छा निकला था और अभी इसकी भी इतनी प्राइस है तो अच्छा निकला है। ठीक है? और मेड ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ लेदर, सेम लेदर उसमें इस्तेमाल की गई थी। एंड आल्सो लाइक द emphasis in the conclusion increase the probability that the emphasis in the conclusion will have that further attribute at which the argument is aimed giving great satisfaction. तो आप कह रहे क्योंकि बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स के या बाकी तमाम रिस्पेक्ट्स में वो सेम था, तो जिस रिस्पेक्ट में अभी हम इसको परखना चाह रहे हैं मतलब अच्छे होंगे कि नहीं अच्छे होंगे, उसमें भी ये वैसा ही होगा जिसका आपके प्रीमिसेस में था, वैसे कंक्लूजन में भी होगा। ठीक हो गया? So the greater the number of respects in terms of similarity, उतना ही हम क्या कहेंगे, उतना ये चीज हमारी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो क्राइटेरियन है वो क्या है, रेलेवेंस का है। देखिए बात ये सिर्फ नहीं है कि कितनी दफा कितनी चीजें उनमें एक जैसी हैं, जो चीजें हैं वो रेलेवेंट भी है कि नहीं। रेलेवेंट होना क्या होता है आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बहादुरी की बात करूंगी तो मैं बहादुरी के लिए ये नहीं लिखूंगी कि दो लोगों का साइज एक जैसा है कि नहीं, बल्कि मैं उनका जो बिहेवियर है या उनकी जो नेचर है वो ज्यादा रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू देयर साइज। ये नहीं कि अगर शेर का और हाथी का सेम साइज होता तो मैं कहती कि हाँ, या फिर मैं कहूँ कि क्योंकि हाथी का साइज जो है वो शेर से बड़ा है तो हाथी ज्यादा बहादुर है एज कम्पेयर टू शेर, तो ये रेलेवेंट नहीं होगा। ये रेलेवेंट क्या है कि वो किस तरह से अटैक करता है या किस तरह से वो अपने प्रे को अटैक करता है या किस तरह से भागता है या उसकी स्पीड क्या है, ये उसकी जो है ना बहादुरी की के लिए रेलेवेंट चीजें होंगी। तो one attribute is relevant to another when it is connected to the other, when there is some kind of causal relationship between them. Causal क्या होता है कि ये उस चीज को cause करे, एक चीज दूसरी को cause करे, इसको causal relationship कहते हैं। तो दो चीजों को relevant तभी हम कहेंगे कि उनमें कोई relationship होना चाहिए, वो कोई causation वाला relationship होना चाहिए। तो respects add to the force of the argument when they are relevant. ऑब्वियसली अगर रेलेवेंट होंगी तो कुछ ज्यादा फोर्स के साथ आपका जो एनालॉजिकल आर्गुमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू अगर इररेलेवेंट होंगे। ठीक है? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एज इंपॉर्टेंट एज द नंबर ऑफ रिस्पेक्ट शेयर्ड इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट्स इन व्हिच द इंस्टेंसेस द प्रीमिसेस आर लाइक द इंस्टेंस इन द कंक्लूजन। ना सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए बल्कि द काइंड जो जो उसकी नेचर है या जो उसकी किस्म है वो भी जरूरी है कि वो सेम है। ठीक है? बोथ इन premises and conclusion. If the new pair of shoes like the previous pair is purchased on Tuesday, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने पिछला पेयर भी मंगल को खरीदा था और वो अच्छा निकला था और ये वाला पेयर ऑफ शूज भी मैं मंगल को खरीद रही हूँ इसीलिए अच्छा निकलेगा, तो दिस इज आई थिंक दिस इज नॉट द वेरी रेलेवेंट और गुड एस्पेक्ट और रिस्पेक्ट टू रिलाई ऑन, ये इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक हो गया? बट अगर मैं कहूँ द न्यू पेयर लाइक द प्रीवियस पेयर हेड फिर छुप गया है। अच्छा कैसे करेंगे भाई इसको? हाँ आप ये कह सकते हैं हैड द सेम मैन्युफैक्चरर, बजाय इसके कि आपने सेम दिन पे खरीदा था, अगर आप ये कहें कि उनका मैन्युफैक्चरर सेम है तो वो हेवीली काउंट करेगा, अदरवाइज वो आपका रेलेवेंट नहीं होगा। तो अगर रेलेवेंसी है दोनों के अंदर, कंक्लूजन के अंदर और प्रीमिसेस के अंदर बाय एनालॉजी, तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्गर एनालॉजिकल आर्गुमेंट है। ठीक है? अब इसके अंदर जो एक और चीज है वो है डिसएनालॉजी। एनालॉजी कहते हैं सिमिलैरिटी को, तो डिसएनालॉजी किसको कहेंगे? पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो चीज जो डिफरेंट है दोनों में,
A respect in which the case we are reasoning about in our conclusion is distinguishable. मतलब कि मुख्तलिफ है from the case on which the argument is based. ठीक है, डिसएनालॉजी किसको कहेंगे? पॉइंट ऑफ डिफरेंस को, वो चीज जो दोनों में मुख्तलिफ है उसको डिसएनालॉजी कहेंगे। तो अगर इसको एग्जांपल को समझ लेते हैं, रिटर्निंग टू द एग्जांपल ऑफ द शूज, इफ द पेयर we plan to buy looks like those we had owned earlier but in fact is much cheaper and made by a different company. एक तो ना सिर्फ कि वो चीप है, चीप मीन सस्ता है, ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि पुराना वाला तो बड़ा महंगा था और ये जो अभी है ये वाला तो सस्ता है, और दूसरी इसमें डिफरेंस क्या आ गया है कि पहला वाला किसी और कंपनी ने बनाया था और ये वाला किसी और कंपनी ने बनाया। So these disanalogies will give us reason to doubt the satisfaction that this will provide. ठीक है? Excuse me for a second. सही हो गया? तो ये जो वो चीजें जो डिसएनालॉजीज कहलाती हैं वो भी हमें काफी रीजन देती हैं या काफी प्रूफ देती हैं या काफी हद तक हमें वजह देती हैं कि हम उसको, इस आर्गुमेंट को वीक समझें। अगर डिसएनालॉजीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो वीक होगा आपका एनालॉजिकल आर्गुमेंट। ठीक है, अगर डिसएनालॉजीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहें कि बनाया भी सेम कंपनी ने है, पुराना वाला शूज भी ये वाला भी, मैन्युफैक्चरर सेम है, प्राइस भी सेम है, ब्रांड नेम भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ जो पिछला वाला था वो ब्लैक था और ये वाला व्हाइट है, तो सिर्फ अगर कलर डिफरेंट है तो आई थिंक ये डिसएनालॉजी बहुत वीक है। ये कोई भी खतरनाक बात नहीं है कि जिसकी वजह से आप समझें कि हाँ अगर पुराने वाला अच्छा था तो ये वाला क्योंकि इसका कलर डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है लेकिन सिर्फ कलर डिफरेंट है तो ये खराब होगा। तो डिसएनालॉजीज भी क्या करती हैं, आपकी बड़ी हेल्प करती हैं इसमें कि क्या आपका जो एनालॉजी है वो इस काबिल है कि आप उसको स्ट्रॉन्ग एनालॉजी करें या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? क्लेम दैट द कंक्लूजन मेक। आपका जो क्लेम है, जो आप बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस बात को आप आर्ग्यूमेंट्स प्रेमिसेस के थ्रू सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंक्लूजन के अंदर आप क्लेम बहुत बड़ा कर रहे हैं तो आपके प्रीमिसेस के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है उसको साबित करने का। और अगर आप क्लेम इतना बोल्ड नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उससे थोड़ा उसको माइल्ड कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को आप थोड़ा कम कर रहे हैं, तो फिर उसका जो वो है बर्डन है प्रीमिसेस के ऊपर साबित करने का, वो इतना नहीं होगा। देखिए, the argument needs to be that the premises gives reasons to accept its conclusion. हर एक argument कि ये जो मेरा conclusion है, इसको जो मेरा premises है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या उसको आपको सच साबित करने का, एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्लेम कर रहा है। It is easy to see that the more one claims, the greater the burden of sustaining that claim. जितने ज्यादा आप क्लेम्स करेंगे उतना ही आपको उसका सच साबित करने में या सस्टेन करने में, उसको कायम रखने में आपको ज्यादा बर्डन महसूस होगा। That is obviously true for every analogical argument. The modesty of the conclusion relative, the modesty कहते हैं मतलब हल्का modest होना, मतलब इतना बोल्ड ना होना, बल्कि आप क्या कहें, मतलब आप इनके साथ या हल्का फुल्का क्लेम करें। But the conclusion relative to the premises is critical in determining the merit of the inference. कि आपका इंफ्लुएंस कितना बेहतर है या आपका जो एनालॉजिकल आर्गुमेंट है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि क्या आप जो क्लेम कर रहे हैं वो बहुत बोल्ड है या नहीं, वो थोड़ा मॉडेस्ट है। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जितना मॉडेस्ट होगा क्लेम उतना ही लेस बर्डन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ माय फ्रेंड गेट्स 30 माइल्स टू द गैलन फ्रॉम हिज न्यू कार। आपका एक दोस्त है, उसने एक नई गाड़ी ली है और वो उस गाड़ी के अंदर एक गैलन तेल डालने के बाद 30 मील वो चलता है या 30 माइल्स तक उसका ये एक गैलन लेके जा रहा है। तो आई मे इन्फर, तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ या मैं उसमें से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती हूँ कि वर आई टू एक्वायर अ कार ऑफ द सेम मेक और एंड मॉडल, अगर मैं सेम मॉडल और सेम कंपनी की गाड़ी लूँ
और मैं तो उससे ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि एटलीस्ट आई गेट 20 माइल्स टू द गैलन। तो मैं भी अगर 1 गैलन डालूंगी ऑयल अपनी गाड़ी में तो मैं भी तकरीबन कम से कम 20 मिनट तो मैं चल ही पड़ूंगी। जिस तरह उसकी गाड़ी 30 मिनट चली थी तो मेरी 20 मिनट तो चल ही लेगी, ठीक है। दैट कंक्लूजन इज मॉडेस्ट। ओके, मॉडेस्ट क्यों है? क्योंकि आपके फ्रेंड की गाड़ी 30 मिनट चली थी लेकिन आपने 30 मिनट का अंदाजा नहीं लगाया। आपने क्या कहा कि कम से कम 20 मिनट तो मेरी गाड़ी भी चल लेगी। आपने क्या कहा, हो सकता है उसकी उसका रोड बहुत अच्छा हो सकता है उसकी ड्राइविंग बहुत बेहतर हो सकता है और कुछ जिसकी वजह से वो 30 मिनट चला गया, लेकिन शायद मेरी इतनी अच्छी किस्मत ना हो या मेरे कोई लॉसेस हो जाए या कुछ और मसला हो जाए या मुझे रुकना पड़ जाए या कुछ और वजूहत की बिना पे। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरी गाड़ी सिर्फ 20 मिनट चल सकेगी। दैट कंक्लूजन इज मॉडेस्ट एंड देयरफॉर वेरी प्रोबेबल। जितना आपका कंक्लूजन जो है मॉडेस्ट होगा उतना ज्यादा आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांग होगा। वर माई कंक्लूजन मच बोल्डर, अगर मैं इससे ज्यादा बोल्ड कंक्लूजन लेती दैट आई वुड गेट एटलीस्ट 29 माइल्स। आपने सिर्फ एक मील कम किया है कि मैं मेरी गाड़ी भी सेम अगर होगी और सेम मॉडल होगा और सब कुछ सेम होगा और मैं एक गैलन जो है अगर मैं उस पर पेट्रोल डालती हूँ तो मैं 29 मील चलूंगी क्योंकि मेरा दोस्त 30 मील चला था उस गाड़ी में। तो ये क्या है, जरा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप उसके ऊपर अपनी प्रेमिसेस के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं और उतना ही आपका जो केस है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। So an analogical argument is strengthened by reducing the claim made on the basis of the premises affirmed or by retaining the claim unchanged while supporting it with additional or more powerful premises. तो अगर आप चाहते हैं कि आप कहें कि मेरी गाड़ी भी 30 मिनट चलेगी तो आप कहेंगे कि मेरी गाड़ी भी बिल्कुल ठीक हो, उसका रोड बिल्कुल क्लियर हो, मौसम भी खराब ना हो और कुछ भी ना हो, तब मेरी गाड़ी भी इतना चलेगी क्योंकि आपने एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो फिर तो ठीक है, लेकिन नहीं तो फिर आप क्या करें, अपने क्लेम को थोड़ा मॉडेस्ट रखिए, ठीक है। आपने कि 20 मिनट चलेगी क्योंकि पता नहीं चलता, मौसम भी खराब हो सकता है मेरी गाड़ी के बीच में खराब हो जाए, हो सकता है मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी ना हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर दिस टॉपिक। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे।